जैसे बेटा चलो ये अपनी सेकंड क्लास है कंपनी एक्ट के बारे में। फर्स्ट क्लास हमने किया था सारा बेसिक डिस्कशन, कंपनी के टाइप, कितने टाइप की कंपनी होती है, डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आते हैं अपने मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? एक सिंपल प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को रीड करना है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े कम है कि आपसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन की क्या पूछे, पूरा प्रोसेस पूछे। तो इसमें लिखा हुआ है प्रमोटर। प्रमोटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसके फर्स्ट आइडिया कंपनी बनाने का आता है। ठीक है, जो कहते हैं कंपनी के प्रमोटर होते हैं। ठीक है, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। The Company Act define the terms of promoter under the section 269 which means आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रमोटर क्या होते हैं, तो प्रमोटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। Who has been named as such a in prospectus or identified by the company in the annual return referred in the section 92। मतलब जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होता है या एनुअल रिटर्न के अंदर होता है। एनुअल रिटर्न भरते हैं ना अपने, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 है, वो ये बोलता है कि एनुअल रिटर्न भरनी है। ठीक है, कंपनी के डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पूरे साल जमा कराते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स, समझे जो मीटिंग हुई उनका, एनुअल रिटर्न, जो उसके अंदर नेम मेंशन है प्रोस्पेक्टस वगैरह में, वो क्या कंपनी का डायरेक्टर है। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफेयर पे, मतलब मामलों पे, कंपनी के काम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज द शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, मतलब उस कंपनी के ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, उसके काम को देखता है, एज ए डायरेक्टर देखता है या एज ए शेयर होल्डर देखता है। तो कंपनी का 60% शेयर है उसके पास, कंपनी में उसी की चलेगी। लेकिन आपको पता है कि वो कई बार डायरेक्टर नहीं बनता, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है। In accordance with the whose advice, direction, instruction, the board of director of the company is accustomed to act। मतलब उसके निर्देश अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है, जैसा वो बोलता है वैसे ही काम होता है। तो वो इट मीन्स वो कंपनी का क्या बेटा, प्रमोटर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिएगा, in the simple terms we can say person who from the company are known as promoter। मतलब नॉर्मल शब्दों में हम ये कह सकते हैं जिसको कंपनी नाम से जानते हैं, प्रमोटर। अब धीरू भाई अंबानी का नाम आते सबको पता है, रिलायंस, रिलायंस आते धीरू भाई अंबानी, तो उसका क्या था बेटा, प्रमोटर था, फाउंडर मेंबर था। ठीक है ना। इज इट इज देयर हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी बनाने का, ये बात बता चुका हूँ। दे टॉक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर इट रजिस्ट्रेशन, जो इसको एग्जिस्टेंस में लेके आता है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाता है। समझा क्या? तो वो कंपनी के क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टर होते हैं। अब कंपनी कैसे बनती है बेटा, कंपनी आपको बनाता है, कंपनी डिपेंड करती है आप कौन सी बना रहे हो। 1% कंपनी है तो एक व्यक्ति होगा, पब्लिक है तो 2 होने चाहिए, पब्लिक है तो 7 होने चाहिए, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? ये बताओ, पब्लिक ये लिख दिया। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, जरा ध्यान से सुनना। फाइलिंग द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। बेटा कंपनी रजिस्टर होती है आरओसी ऑफिस में, काम बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो बेटा कंपनी के पास क्या करने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे। सेम वही प्रोसेस हमने एलएलबी का पढ़ा था, वही बात है कि यहाँ डायरेक्टर का नाम भेजना पड़ेगा, डायरेक्टर को अपना डिन नंबर लेना पड़ेगा, डिन नंबर 30 दिन के अंदर लेना पड़ेगा, अगर डिन नंबर नहीं है तो नया डिन नंबर लेके कंपनी का डिन नंबर वहां पे अपडेट कराना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर में चेंज हुआ है या कुछ चेंज हुआ है तो 30 दिन के अंदर वो इंटीमेट करना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस है, क्योंकि वो भी आरओसी में जाता है और ये भी आरओसी में जाता है। For the registration of the company, following document and information are required to be filed with the registrar within the jurisdiction of the registration of, वही सा जिस जुडिक्शन में कंपनी है, जिस एरिया में कंपनी, उस एरिया के आरओसी को वो क्या कराएगा, डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा। क्या क्या जमा कराएगा, देखो यहाँ पर, वहां पर एग्रीमेंट होता था, मेन डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट क्या था, एग्रीमेंट। बोलो बेटा यहाँ क्या, एमओए और एओए। बोलो बात समझ आएगी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ये किसके द्वारा साइन हुए हैं, सब्सक्राइबर, जो कंपनी को सब्सक्राइबर समझ गए, जो कंपनी के पहले फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं। जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं ना बेटा, जो कंपनी का उनका एमओए और एओ पे क्या होते हैं, साइन होते हैं, और वो कम से कम कंपनी के एक एक शेयर जरूर लेते हैं। और नॉर्मली वही कंपनी के क्या बनते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो उसमें सब्सक्राइबर का क्या होना चाहिए बेटा, साइन होना चाहिए। ए डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी बेटा, कंपनी का जो काम एंगेज लगा हुआ है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं बिल्कुल सही है,
ये डिक्लेरेशन कौन देगा? एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट, ये देंगे। अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल सही है, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ए डिक्लेरेशन फॉर each of the subscriber to the memorandum and form person named as the first director if any the article stating that, मतलब कहता है कि ये डिक्लेरेशन तो कौन देंगे? सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर को होते हैं जो कंपनी के एमओए और एओ पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, मतलब इनिशियल मेंबर, समझ आ गया? वो डिक्लेरेशन देंगे बेटा, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं। ये बात मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? फर्स्ट डायरेक्ट जो सब्सक्राइबर है उनको हमने क्या बोल देते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब क्योंकि वो फर्स्ट डायरेक्टर वही बनते हैं क्योंकि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर वही साइन करते हैं, ठीक है। ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो डायरेक्टर साइन कर रहे हैं, वो एक तरीके से सब्सक्राइबर भी है और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर भी है। वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि हम किसी कोर्ट के द्वारा किसी भी केस कूस से हमारे ऊपर नहीं चल रहा है, हम हमारे पर कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं चल रहा है, हमारे कोई सजा वजा नहीं हुई है, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन देंगे। It is not convicted any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, किसी कंपनी में हम बनाने में चलाने में हमारे को कभी दोषी नहीं पाया गया है, ये बात देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और he has not been any guilty of fraud, misfinance of any breach of duty, मतलब कोई फ्रॉड, मिसफिनेंस, कोई ड्यूटी चोरी वगैरह कोई लांछन हमारे ऊपर पहले कभी नहीं, मतलब खुद की ट्रूथनेस का एक क्या देंगे? एफिडेविट देंगे, डिक्लेरेशन देंगे। एंड डेट ऑल द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रजिस्ट्रार को फाइल किए हैं वो इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि हमारी ज्ञान के आधार पर जो डायरेक्ट हम दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ट्रू एंड फेयर है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये सब डिक्लेरेशन कौन देगा बेटा? जो कंपनी का प्रोमोटर सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो कंपनी का जो एमओ एओ पे क्या करते हैं? साइन करते हैं। बात समझ आ गई? पहला पॉइंट क्या है? इन्फॉर्मेशन ये देंगे, वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, कंपनी के प्रमोटर डिक्लेरेशन देगी, एमओ एओ जमा कराएंगे, उनके उनके क्या होंगे? साइन होंगे। ये बातें बता रखी हैं। उसके बाद कहता है बेटा आपको एड्रेस ऑफिस का देना पड़ेगा बेटा। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एड्रेस देना पड़ेगा जहां पर आपने पत्राचार हो सके, मतलब डॉक्यूमेंट आरओसी भेज सके, आपसे कोई जवाब मांग सके, ठीक है। अब पर्टिकुलर मतलब जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, कंपनी के क्या बेटा? सब्सक्राइबर है, उनकी पूरी डिटेल, उनका नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, जैसे पार्टनरशिप में एलएलपी में याद है पार्टनर का याद है कि नहीं? बोलो, वो सब देना पड़ेगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन नंबर बेटा, रेजिडेंशियल एड्रेस, person mentioned in the article as the subscriber of the memorandum and such other particular including proof of identity as may be prescribed, मतलब डायरेक्टर के पूरे जो डायरेक्टर है सब्सक्राइबर है उनका सारा आइडेंटिफिकेशन, उनका एड्रेस, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल, अगर किसी एक व्यक्ति का कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत हित है, तो उसे ये बात डिस्क्लोज करनी पड़े, मतलब बतानी पड़ेगी, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट बेटा किसके पास जाएंगे बेटा? बोलो किसके पास जाएंगे? आरओसी में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? आरओसी में। द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म्स बॉडी कॉर्पोरेट अलोंग विद कंसेंट, अगर उसका किसी और कंपनी में या किसी फर्म में कोई इंटरेस्ट है, कोई शेयर है, तो वो उसको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है क्या। पर्टिकुलर प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन शैल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट फॉर द प्रोफेशनल एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना डिक्लेरेशन दे रहा है एज ए प्रोफेशनल, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है या सीएस है, उस हिसाब से कोई डिक्लेरेशन दे रहा है, तो उसको अपना इंटरेस्ट बताने की जरूरत नहीं, वो तो एज ए प्रोफेशनल राय दे रहा है। लेकिन लोकेश कौन बेटा? प्रमोटर्स है, सब्सक्राइबर है, तो उनको ये बताना पड़ेगा क्योंकि वो वहां पर एज ए प्रोफेशनल नहीं डिक्लेरेशन दे रहे, एज ए सब्सक्राइबर दे रहे हैं। बात समझ आ गई मेरी बात? यहां से क्वेश्चन नहीं बनता बेटा। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, समझ आ गया। उसके बाद आरओसी क्या करेगा? चेक करेगा, जो कमी होगी वो डॉक्यूमेंट मंगा लेगा, उनको देख के क्या कर देगा? बोलो बेटा, सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद
सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद बेटा कंपनी का CIN नंबर मिलता है। क्या मिलता है? मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो कितने नंबर पे रजिस्टर्ड है उसका एक नंबर अलॉट किया जाता है। क्या नंबर है? जैसे CA बनोगे तो आपको नंबर मिलेगा, मेंबरशिप नंबर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेंबरशिप नंबर। जैसे स्कूल में आपको रोल नंबर मिलता है, आपकी पहचान होती है रोल नंबर 15, यस सर 15 नंबर हो आप, ठीक है। तो हाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपका। आपका क्या है वो? आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सिन नंबर देंगे। मेंटेनेंस प्लीज सुन लो यार, बहुत इजी है। कंपनी सर्टिफिकेट दे देगी, एक सिन नंबर जारी होगा और कंपनी के बुक्स ऑल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करेगी? मेंटेन करेगी। फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। अगर बेटा कोई व्यक्ति कोई गलत सूचना देता है या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो बेटा उसको गिल्टी माना जाएगा। और सेक्शन 447 एक कंपनी एक्ट में बहुत बड़ा, इसमें बहुत लंबी हैवी चौड़ी पेनल्टी है और सजा है, जेल है। तो कहता सेक्शन 447 लग जाएगा। मतलब उसमें क्या है? पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो बहुत सी जगह लिखेगा सेक्शन 447 लगेगा, मतलब फ्रॉड माना जाएगा। जब फ्रॉड करता है कोई तो सेक्शन क्या लगेगा? 447। उसमें क्या है? उसकी जेल और पेनल्टी की प्रावधान है। समझ आ गई मेरी बात? तो गलत सूचना देखता है तो उसको लाइबल माना जाएगा और उसमें सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 447। मतलब उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और उसको जेल भी। आगे बात समझे? उसके बाद कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी पहले से इनकॉर्पोरेटेड है और वो कंपनी इंफॉर्मेशन गलत देती है या छुपाती है तो भैया जिन व्यक्तियों ने ये गलती की है उनको भी गिल्टी माना जाएगा और उनके ऊपर भी सेक्शन 447 लग जाएगा। मतलब उनके ऊपर भी क्या लगेगा? पेनल्टी और सजा हो सकती है। कोई मतलब बनते समय गलत दी या बनने के बाद गलत दी तो उन्हें गिल्टी माना जाएगा और उनके ऊपर सेक्शन 447 447 लगेगा, जिसमें उनको क्या है बेटा? पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट है। कोई डाउट है क्या? बोलो। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब मैंने बताया था कोर्ट। मैंने कहा था कंपनी के अंदर दो ट्रिब्यूनल बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक तो CLT ना ना जैसे दिया हुआ है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एक क्या होती है? अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्या होती है बेटा? ठीक है, जहां पर वहां के हार के तो कहां जाओगे फिर आप बेटा? अपील में जाओगे। आगे बात सुने। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल बिल्कुल वही लिखा हुआ है। वेर ए कंपनी हैज बीन गेट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग द false or incorrect information represented or suppressing any material fact or information in the any of the documents or declaration filed made in, मतलब कुछ भी आपने क्या दी बेटा? गलत चीज दी, फ्रॉडलेंट चीज दी। ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन मेड टू इट इन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट। समझा क्या? तो ट्रिब्यूनल आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है। ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट क्या कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है। अब ये भूमिका बोली सर इसको ऐसे पॉइंट वाइज है, ये तो आपसे पूछ लिया, कोई भी केस बना के दे दिया जैसे आगे ये फ्रॉड किया बताओ उसमें क्या होगा? फ्रॉड गलती माना जाएगा, सेक्शन 447 लगेगा। ठीक है ना? ये कोई प्रोसीजरल को नहीं है यहाँ पर। समझ आगे कि नॉर्मल बताया वो आगे कोई फ्रॉड वाली इंफॉर्मेशन नहीं देगा वो। समझ आ गया? सक्षम बात समझ आ गई क्या? अब उसके बाद अगर ऐसा वो करता है तो कोर्ट क्या दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। पास सच ऑर्डर एज इट मे बी थिंक फिट, जो उसको सही लगता है, जो उस ट्रिब्यूनल को क्या लग रहा है सही लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है। फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज इफ एनी मेमोरेंडम आर्टिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर। मतलब जो MOA AOA को सबको देखते हुए क्रेडिटर को देखते हुए जो उसको सही लगता है वो ऑर्डर वो दे सकता है। कोई डाउट है? डायरेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शेल बी अनलिमिटेड। और डायरेक्ट मतलब कंपनी के मेंबर वगैरह की लाइबिलिटी क्या कर सकता है? वही डिसरिगार्ड कर सकता है। याद आया? बोले बेटा उसकी लाइबिलिटी क्या कर सकता है? अनलिमिटेड कर सकता है। डायरेक्ट रिमूवल नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, मतलब उसका नाम रिमूवल कर सकता है, उसको ROCC का नाम हटा सकता है, मतलब अनरजिस्टर्ड कर देगा कंपनी का, कहेगा कंपनी क्लोज वाइंड अप। ठीक है। पास ऑर्डर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद कर देगा आदेश दे सकता है।
और ऐसा ऑर्डर दे सकता है जो उसको अच्छा लगे, डिम टू फिट, जो उसको सही लगे उसके लिए फिट है। वो तो डिपेंड करता है ट्रिब्यूनल का जो जज है वो क्या सोच रहा है। क्लियर बेटा? ऐसा ऑर्डर देने से पहले सभी कभी भी कोर्ट ऑर्डर देता है तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब सुनवाई का अवसर देता है कि आपने अपनी सफाई में कुछ कहना है तो जरूर ये अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है बेटा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अवसर प्रदान, बीइंग हर्ड का मतलब सुनवाई का, रीजनेबल मतलब उचित, अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका दिया जाता है अपनी सुनवाई करने का। समझ आ गई मेरी बात? अपनी सफाई में उसने कुछ कहना, अगर उसको पनिशमेंट मिल रही है तो उससे कुछ, हाँ भैया आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो उसको बोलते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अवसर प्रदान करना, मतलब बताने का अपने बारे में, क्या मैं तो बताऊं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ बोलो, तो उसको इस चीज की भी क्या दी जाएगी बेटा? अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई डाउट है क्या? That terminal shall take into consideration the transaction entered in by the company, including obligation if any, contracted payment or any liability. मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रिब्यूनल है वो किसी भी ट्रांजैक्शन जो की है उन्होंने, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई पेमेंट किया, कोई लाइबिलिटी किया, उन सभी बातों को क्या रखेगी बेटा? ध्यान में रख के ही क्या देगी? डिसीजन देगी। बिल्कुल, मतलब प्रोसीजर बताया किसका? कोर्ट का, कि क्या कर सकता है वो। ठीक है? अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। इसका इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करते हो वो दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की, ये आप मत करना, वैसे लिखा हो मॉड्यूल। क्लियर बेटा? उसके बाद आता है कैपिटल। इधर देखो सारे, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल बताई हुई है, इसी के नाम है। दूसरा बेटा इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अब इसने लिखा हुआ मैं बताता हूँ, रिजर्व कैपिटल और ध्यान रख लेना है, क्या बेटा? रिजर्व कैपिटल। हाँ, जो कंपनी के संकटकालीन है, कब? जब वाइंडिंग अप मार्च। ठीक है बस। अब शेयर कितने टाइप के होते हैं? ये कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर में ये बात सुनो, इक्विटी शेयर में क्या होता है? इक्विटी शेयर कई बार तो क्या होता है, यूनिफॉर्म वोटिंग पावर होती है, सभी को वोटिंग पावर क्या होती है? सेम होती है। और दूसरा होता है विद डिफरेंशियल वोटिंग पावर, विद डिफरेंशियल वोटिंग पावर, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, सबको क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी पावर होती है। और कई बार आपने मान लो शेयर ही डिफरेंशियल वोटिंग पावर के इशू किए हैं, वो एक अलग, वो तो फिर सेबी से परमिशन लेके सब कुछ होके होता है बेटा। ठीक है? तो इसने बता दिया शेयर कितने टाइप के हो सकते हैं, दो के, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस के टाइप बेटा, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। याद आया कुछ? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर डिविडेंड कंपनी को लॉस हुआ तो इस साल का डिविडेंड क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, अगले साल के साथ मिल जाएगा। नॉन कम्युलेटिव, किसी साल लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिला तो गया, लैप्स, अगली बार अगले साल का ही मिलेगा। समझ आ गया? पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर मतलब जो डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन पार्टिसिपेट मतलब जो डिसीजन मतलब वोटिंग राइट नहीं है। रिडीमेबल मतलब रिडम्पशन होगा, इरिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन होगा ही नहीं। कन्वर्टेबल मतलब जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा फ्यूचर में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिनको फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रेफरेंस के टाइप तो कई बार पढ़े, इक्विटी के टाइप नहीं पढ़े, लेकिन इक्विटी के टाइप इसने बना दिए, जिसकी वोटिंग पावर क्या है? यूनिफॉर्म, और वोटिंग पावर क्या हो? अलग अलग। ये सब लिखा हुआ है बेटा, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में बताया इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा, ठीक है? और क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। अब इन पे क्या मिलता है बेटा? डिविडेंड। ये कंपनी की बातें हैं बेटा, कंपनी अकाउंट्स वाली, वो सब पढ़ी हुई है आपने। अब आता बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सुनो ध्यान से, इजी है बिल्कुल, जो चीज कह दिया छोड़ना वो मत पढ़ना, पढ़ के टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ऐसे लिखा हुआ है MOA। सुनो बेटा, MOA जो है ना कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। MOA कंपनी का क्या है? मेन चार्टर डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
ये डॉक्यूमेंट सुन लो ध्यान से, सारे जो पढ़ोगे बाद की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर डिसाइड करता है कि कौन कौन से वो काम कर सकते हैं और कौन कौन से वो नहीं कर सकते। डायरेक्टर वही कर सकता है जो एमओए में लिखा है। एमओए में जो पावर दी गई उन्हीं का यूज कर सकता है, जो पावर नहीं दी हुई है उसका यूज नहीं कर सकता। अगर उसका यूज करना चाहता है तो तरीका ये है, पहले एमओए को कर लो चेंज, मतलब एमओए में ले आओ उसको, फिर उसकी पावर में आ जाएगा, आ जाएगा। बोलो बात समझेगा ही नहीं, सुनना ध्यान से। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। ये वर्ड बार बार आ रहा है, चार्टर। इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। क्या डिफाइन करता है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कंपनी का संविधान, कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? मतलब इसमें पावर मिलेगी, सारी पावर इसी से मिलेगी। जैसे शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, ये सब कहाँ मिला है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, और जो स्कोप, क्षेत्र डिसाइड करेगा कंपनी के क्या क्या पावर है, विद विच इट हैज बीन इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। बट ये ध्यान रखना, एमओए इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। एमओए में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो कंपनी एक्ट से कॉन्ट्रावेंशन करती हो, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट होना चाहिए। समझ आ गया? इफ एनी, इट इज द वेरी, इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ड। इसका मतलब होता है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग, भवन। मतलब एक तरीके से ये कंपनी का भवन, बिल्डिंग तैयार करता है। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग, भवन। ये बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। कौन? एमओए। की कंपनी कैसी होगी, कैसे काम करेगी, ये किससे डिफाइन होता है? एमओए से। मतलब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी की क्या पावर है, ये सब किस में होती है? एमओए एक इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट है बेटा, जो एक तरीके से कंपनी का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो बात समझ आ गई है? ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कि कंपनी की पावर डिसाइड करना, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, वो डिसाइड करना। डायरेक्टर को काम करने की फ्रीडम होती है, बट इन द फ्रेमवर्क ऑफ एमओए। एमओए के अंदर रह के काम करेगा, उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर को पावर ही कहां से मिलती है? एमओए से मिलती है। बोलो बात समझ आएगी? इट कंटेन, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब कंपनी का जो स्कोप है वो पता लगता है इससे। बियॉन्ड विच एक्शन कांट गो, मतलब उससे बाहर वो नहीं जा सकता। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। मतलब कंपनी के जो स्कोप है वो क्षेत्र को निर्धारित करता है कि क्या क्या क्षेत्र में, किस किस ऑपरेशन में, किस किस एरिया में कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। क्लियर है? पहला ऑब्जेक्ट। इट इट enable shareholder, creator and all those who deal with the company to know what is the power are and what activity it can engage in। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर को, क्रिएटर को, और जो व्यक्ति कंपनी के साथ डील कर रहा है उनको इस बारे में पता लगता है कि कंपनी टू नो, उनको ये पता लगता है कि कंपनी की व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज एक्टिविटी इट कैन बी एग्री। मतलब क्या क्या पावर है, क्या क्या एक्टिविटी और क्या क्या काम ये कर सकता है या नहीं कर सकता, वो एमओए को उसको पढ़ने से हमें पता लग जाएगा। तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो किसी भी बैंक को या क्रेडिटर को ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए कंपनी के डायरेक्टर के साथ जो उसकी एमओए में उसको पावर ना मिली हुई हो। तो आपको समझ में आया कि अगर आप किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस कंपनी का पहले क्या रीड करोगे? एमओए रीड करोगे कि भाई इसकी पावर में है या नहीं। बोलो बात समझ आएगी? ये मेमोरेंडम ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल से पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। आरओसी में नॉमिनल से फीस जमा कराएगा, उस कंपनी का एमओए मिल जाएगा, आप रीड कर लो बैठ के। सेक्शन 399 ने ये पावर दी हुई है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ले सकता है आरओसी से। ऑनलाइन अप्लाई करो, नॉमिनल से फीस जमा कराओ, आपको आ जाएगी कॉपी उसकी, आप रीड कर लेना।
किसी रिलायंस का, डाटा, विप्रो, टीसीएस, किसी का भी मंगा लो, मंगा के देख लो, एमओए आ जाएगा। ठीक है। A memorandum is a public document under section 399 of the Company Act. Consequently, every person entering into a contract, ये तो कितनी important, every person entering into a contract within the company is presumed, most important line है, it presumed to have to knowledge of the condition of the content in the end. मतलब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को इसके बारे में क्या है, नॉलेज है, कि वो एमओए पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करने आया है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? The shareholder must know the purpose of which his money can be used by company and what risk he taking in making the investment. मतलब इसी से कंपनी के जो शेयर होल्डर उनको पता लगेगा कि जो वो पैसे दे रहे हैं कंपनी में एज ए कैपिटल के रूप में, उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, उनके क्या क्या रिस्क है, उस सब बातें कहाँ लिखी होती है, एमओए में लिखी होती है, उनका पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा। ये इसके ऑब्जेक्ट है, ये जरूर पढ़ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये ऑब्जेक्ट है। A company cannot depart, please. A company cannot depart from the provision containing in the memorandum. मतलब कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, मतलब मेमोरेंडम के जो प्रोविजन है उनसे हटकर काम नहीं कर सकते। डिपार्ट मतलब उससे हटके काम करना। बोलो बात समझ आएगी? However, imperative may be the necessary for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade business which is beyond the power confessed on it by the memorandum. It does so, it would be ultra virus the company and void. मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी का एमओए के बाहर जाके काम करती है, पहली बात तो कर नहीं सकती, अगर वो करती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए वो पर्सनल डायरेक्टर जो कंपनी का ना, जो व्यक्ति जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको जिम्मेवार माना जाएगा, और उसके लिए उसमें अगर कोई लॉस होता है, कुछ और होता है, तो उससे रिकवर किया जाएगा। ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द एमओए की पावर के है, तो ऐसी एक वर्ड और निकल के आया सक्षम कि जो काम एमओए की पावर के बाहर है तो वो क्या कराएंगे, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कराएंगे। तो अल्ट्रा वायरस के ट्रांजेक्शन जब पढ़ोगे तो वहां ध्यान रखना कि एमओए की पावर से बाहर काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। समझ आ गई? अब कहता है एमओए बनाना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एमओए कहता है कि आपका जो टेबल ए बी सी डी ई में बनेगा, जो कि हमारे शेड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में। सर ए बी सी डी ई कैसे भाई? अगर कोई कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर है तो ए फॉर्मेट में बनाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी है तो बी में बनाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी और उसने क्या है, कैपिटल भी है तो सी में बनाएगी, एसोसिएशन अनलिमिटेड है तो डी में बनाएगी, और ये है तो ई में बनाएगी। ये हमारे के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे दिया हुआ है। समझ आगे बेटा? तो फॉर्मेट में बनाएगी कंपनी एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट ए बी सी डी और ई, जो जैसी है वैसा बना लेंगे, चलिएगा, ये हमारे में नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एमओए का कंटेंट क्या होता है। 6 क्लोज पढ़े थे आपने, याद करो, मैनेजमेंट में पढ़ा, 12th में आपने पढ़ा क्या एमओए? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा आपने? एमओए में 6 क्लोज होते हैं मेन, है बेटा? देखो बेटा, कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम 6 क्लोज होते हैं। एक तो नेम क्लोज, मैं जो कह रहा हूं उतना ही पढ़ना आपने। नेम क्लोज में कंपनी का नेम के बारे में डिफाइन होता है कि लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लाइसेंस कंपनी है ना, वर्ड प्राइवेट या, ठीक है, बस ये नेम क्लोज, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है क्या? इतना ही करना है। ठीक है। अब नेम आपको लेने के लिए बता देता हूं, वैसे जो इसने ये लिखा हुआ है, नेम लेने के लिए आपको पहली बात वो नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं। पढ़ाया मैंने एलएलबी में आपको, तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम देखेंगे, और वो नेम दूसरे नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो वो नेम जो आप यूज कर रहे हो तो उसके आगे जो जो उसकी नेम के आगे जो कंटेंट है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है या सेक्शन 8 की कंपनी है, वो आपको लिखना पड़ा। हाँ, 1% कंपनी जो होती है ना, उसको लास्ट में 1% कंपनी वर्ड यूज करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर कोई 1% कंपनी है तो उसके अपने नाम के साथ क्या लिखना नीचे, 1% कंपनी, ये जरूरी है। ओपीसी जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। ये नेम हो गया।
अब होता है बेटा दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जहां फर्म का ऑफिस रजिस्टर्ड होगा, जहां फर्म का क्या होगा बेटा, ऑफिस रजिस्टर्ड होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये देख लो ये कितना समझदार है, सिर्फ एक लाइन में लिख के पूरा कर दिया। फिर से पूछे भी नेम वाले में इतना बड़ा क्यों लिखा, बस मैंने इसलिए बड़ा लिखा, मैंने छोटा कर दिया इसको। बोलो बात समझ आएगी? थर्ड, पहला क्या था, नेम क्लोज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का जो होगा उसके बारे में। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज, इंपॉर्टेंट है। कंपनी जब भी बनती है तो अपना ऑब्जेक्ट बताएगी कि हम किस उद्देश्य के लिए हम समाज में आ रही हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो एजुकेशन वाली आएगी तो वो कहेगी हम शिक्षा के क्षेत्र को इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं, हर गरीब को वो देना। ऑब्जेक्ट तो बहुत जबरदस्त होते हैं। रिलायंस का ऑब्जेक्ट तक कर लो दुनिया मुट्ठी में है बेटा, बोलो बेटा। तो अपने अपने सबके क्या होते हैं, अब विजन और मिशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विजन और मिशन। विजन और मिशन पढ़ा आपने? विजन और मिशन, तो हर कंपनी का एक विजन और मिशन होता है। जैसे कोलगेट है, कोलगेट क्या करता है, उसका एक आता है ना लाइन, तो ये स्लोगन जो उन्होंने बढ़ा रखे हैं उनका वो क्या है, विजन है। और विजन को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे मिशन, और मिशन को लेने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। चलो छोड़ दो, आगे बात समझ में। तो कंपनी अपना ऑब्जेक्ट जरूर डिफाइन करेगी, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हम क्या क्या काम करने वाले हैं, किस एरिया में काम करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद लायबिलिटी क्लोज जरूरी है। इस लायबिलिटी क्लोज में कंपनी ये बताएगी कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है वो जरूर बताएगी। बोलो बात समझ आएगी? आ गया। तो वही बता, यहां पर दोबारा रिपीट किया, लिमिटेड बाय शेयर में और लिमिटेड बाय गारंटी में। लिमिटेड बाय शेयर में बस फेस वैल्यू तक होती है, और लिमिटेड बाय गारंटी में उसके अलावा वाइंडिंग अप के कितना के पैसे की गारंटी दी है वो होती है। क्लियर है बात? चलिए उसके बाद पहला क्लोज क्या बताओ, नेम। दूसरा क्लोज, तीसरा ऑब्जेक्ट, फोर्थ लायबिलिटी, फिफ्थ कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल मेंशन करते हैं अपने, कि कंपनी की कितनी पावर है कैपिटल इश्यू करने की। याद है ऑथराइज कैपिटल का मैक्सिमम शेयर जितने कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, ये चेंज कर सकती है। हाँ एमओए में चेंज कर देगी तो ऑथराइज कैपिटल चेंज हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएशन क्लोज, संघ वाक्य बोलते हैं हिंदी में। क्लोज का मतलब वाक्य होता है मेरे अच्छे से नाम वाक्य, दूसरा कौन था, स्थान वाक्य, तीसरा उद्देश्य वाक्य, चौथा दायित्व वाक्य, पांचवा पूंजी वाक्य, और छठा संघ वाक्य, जो मैंने 12th में पढ़ा था। ठीक है। तो ये क्लोज थे 6 बेटा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ये 6 क्लोज पढ़े थे, मेरे को आज भी याद अच्छे से। ठीक है। एसोसिएशन क्लोज मतलब जो एसोसिएशन जो पर्सन आए हैं सब्सक्राइबर, उनका द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर, उनकी इच्छा यहां बताएंगे। हम कंपनी बनाने की हमारी इच्छा है, एसोसिएशन है, हमने इकट्ठे होकर किया काम। समझ आ गया? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ग्रुप, एसोसिएशन, संघ। द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इनटू ए कंपनी, वो अपनी यहाँ पर इच्छा जाहिर करेंगे कि हम कंपनी बनाना चाहते हैं, और इस क्लोज में वो अपने उनका नाम वगैरह उनके क्या होंगे बेटा, साइन होंगे एमओए पे। उनकी डिजायर हो गई। द एमओए मेमोरेंडम शेल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लोज, मतलब एसोसिएशन क्लोज में उनकी क्या डाली जाती है, डिजायर, इच्छा जाहिर की जाती है। समझ आ गया? एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शेल टेक एटलीस्ट 1 शेयर, ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको। हर सब्सक्राइबर कम से कम क्या लेता है, 1 शेयर जरूर लेता है, ताकि वो कंपनी का क्या बन जाए, मेंबर बन जाए। और वही सब्सक्राइबर जो होते हैं, जो कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं, वही मेमोरेंडम पे क्या करते हैं, और उन्हीं को ही फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। बोलो बात समझ आएगी? ये इसके क्लोज थे बेटा। और ये वाला जो है, ये आपको नहीं करना, मैंने पहले ही पढ़ के इसको क्रॉस लगा दिया था कल रात को, ये नहीं करना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार आई हुई है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है। तो आपको मेन तो पता लगी गया कि जो कंपनी ने, डायरेक्टर ने अपने पावर से बाहर जाके कोई काम किया तो वो कहलाएगी बेटा अल्ट्रा वायलेट ट्रांजैक्शन, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
ठीक है, उसको पर्सनल जिस व्यक्ति डायरेक्टर ने किया है उसकी लायबिलिटी रहेगी। एक बात सुनो, अगर किसी व्यक्ति ने अल्ट्रा वायलेट ट्रांजेक्शन की और बाद में उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, रेक्टिफाई का मतलब उसकी पुष्टि कर दी, सहमति बना ली, भाई ठीक ओके चलो हो गया कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो यार, आगे से नहीं करेंगे, समझो, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। क्या बोला? रेक्टिफिकेशन नहीं बोला, रेक्टिफाई। उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले गलत काम कर लो और फिर रेक्टिफाई करवा लो, ठीक है ना। तो पहली बात, रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन की और बाद में कंपनी उसका रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि ये ट्रांजैक्शन सही है? नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब अल्ट्रा वायरस ही रहेगी, उसको बाद में भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, इसी पे टाइम लगाना है अपनों ने, आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सुनो ध्यान से, जो पढ़ना होगा मैं बता दूंगा इसके अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ द टर्म्स अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड पावर। बोलो भाई, ये अल्ट्रा वायरस एक लेटिन वर्ड है, वैसे बता देता हूँ नॉलेज के लिए। क्या बेटा? लेटिन वर्ड है, मतलब सिंपल है, आप भी ऐसे लिख दोगे। मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड पावर, मतलब पावर से बाहर जाके काम करना, पावर से बाहर जाके काम करना। The meaning of the terms ultra virus simply beyond power. The legal phrase ultra virus is applicable only to act done in excess of the legal power of the dose. ठीक है? The presume that the पावर ऑफ देयर नेचर आर लिमिटेड, मतलब ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड में, कि अगर जो एमओए में पावर दी गई है अगर उससे जाके बाहर काम करेगा तो ट्रांजेक्शन क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट ट्रांजेक्शन कहलाती है। इट इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। तो ऑब्जेक्ट जो अभी पढ़ा था ना, किसमें दिया होता है? मेमोरेंडम। कहता इट इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप मान लीजिए मेमोरेंडम से डिपार करते हो, समझ आ गया? मतलब उससे बाहर जाके कोई काम कर सकते हो, तो बाहर भी कितना जा सकते हो? इतना बाहर नहीं कि एक्ट से ही बाहर चले जाओ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मतलब कि आपने कोई डिपार किया, मतलब बियॉन्ड पावर काम किया, लेकिन कम से कम वो किस में होना चाहिए? एक्ट के अंदर तो होना चाहिए। मतलब आपने ऐसा काम कर दिया जो कंपनी एक्ट में क्या है? गिल्टी माना जाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? देखो क्या लिखा, पढ़ो दोबारा लेन। इट इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का फंडामेंटल रूल है दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट। मतलब जितना एक्ट ने परमिशन दी हुई ना उतना जा सकते हो आप। बोलो बात समझ आएगी नहीं? Therefore and no further, उतना ही जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। In consequence, any act done or a contact made by the company which travel beyond the power not only the directors but also the company is wholly void। अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होएगा। अब वॉइड क्या होता है? जिंदगी टपा दी वॉइड में तो। एंड इनऑपरेटिव, मतलब वो लागू नहीं होगा, वो क्रियान्वित नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। इनऑपरेटिव इन लॉ एंड देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, और कंपनी के ऊपर भी बाइंड नहीं होगा, मतलब कंपनी के ऊपर लागू नहीं होगा, कंपनी उसके लिए बाउंड नहीं है। बोलो बात समझ आएगी? ऑन दिस अकाउंट ए कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम employing in its fund for purpose other than those sanctioned by the, अब ये एग्जांपल देखो जो मैंने दिया था वही है, the sanctioned by the memorandum। Likewise it can be restrained from carrying on a trade different from the one it authorized to carry on। दोबारा रीड करो इसको।
मतलब कंपनी अपने फंड को उसी काम में लगा सकती है जिसकी क्या मिली हुई है, पावर मिली हुई है, उसी में रिस्टेन, बाकी किसी के अंदर नहीं जा सकती, उस पैसे का यूटिलाइजेशन है नहीं कर सकती। समझ आ गया? मतलब अगर आपने अल्ट्रा वाइज ट्रांजेक्शन की है तो आप ना ही केस कर सकते, क्योंकि आपने गलत काम किया, आप क्यों केस कर सकते उस केस में? मेरी बात समझे या नहीं समझे? द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट ए कंपनी कैन नाइदर बी शू ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन और नोर कैन इट शू ऑन इट। समझ आ गया? ना वो कर सकता ना वो, दोनों गलत काम में, वो चोरी की आधे पैसे नहीं दी, याद आया, केस करूंगा, वो कहता मैं करूंगा, दोनों ही नहीं कर सकते भाई साहब। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सिंस द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम क्या है? इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, जो पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए खुला है, कोई भी पढ़ सकता है। देयरफॉर व्हेन वन डील विद ए कंपनी, वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है तो ये माना जाता है कि उसको कंपनी की पावर के बारे में क्या है, पता है, उसने एमओए उसका पढ़ लिया। If in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus the company, you can't enforce it against the company। मतलब आपने कांटेक्ट कर लिया और कंपनी ने वो कांटेक्ट अपनी पावर से बाहर कर लिया और आप कहते हो जी मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि इसको ये पावर है या नहीं है, तो कहता एमओए पढ़ना चाहिए था, कहता मैंने नहीं पढ़ा, वो तेरी मिस्टेक है। ये माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको उस कंपनी की पावर के बारे में, उसके एमओए की नॉलेज उसने ले ली है, और उसके लिए बाद में कहता है मैंने पढ़ा नहीं था, चलो अगली बार पढ़ लूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, उसके लिए भी वो बाइंड नहीं कर सकता। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? अब इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैं समझा देता हूं, आप घर पे पढ़ लेना। एग्जांपल ये है कि उसके लोन लेने का पावर दी हुई थी किसके अंदर? एमओए में। बट उसके अंदर उन्होंने पावर दे दी और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि कंपनी इतना लोन ले सकती है, तो लोन ले सकती है, लोन की लिमिट नहीं दिखी, लाख लेगी या 5 लाख लेगी। समझ आ गया? तो बताओ कौन जिम्मेवार? जिसे ट्रांजेक्शन की वो जिम्मेवार नहीं, उसने पावर चेक की, लोन लेने की थी, उसने लोन दे दिया, अब इतना भी अंदर नहीं जा सकती कि कितना ले सकती है। मेरी बात समझ रहे एग्जाम्पल में क्या? तो अगर मान लीजिए उसमें पावर है लोन लेने की तो ले सकती है, नहीं है तो नहीं ले सकती। अब इसको रीड करो, सवालिया आप रीड करो बेटा फटाफट 2 मिनट में। If you have supplied goods or performed service on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra vires the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debt of a company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent from the company. उसने लोन दे दिया, उसको नहीं पता था अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन है, अगर वो पैसा कंपनी के अंदर भी पड़ा है तो अभी यूज नहीं हुआ तो वो पैसा वापस ले सकता है। अपना पैसा दिया, पता लग गया गलत दिया लोन, चलो गलत दिया ठीक है, नहीं दे सकता, मेरा पैसा वापस दे दो। वो पैसा अगर कंपनी में पड़ा है तो ले सकता है। अगर कंपनी ने वो पैसा यूज कर लिया है किसी वैलिड डेटर को पेमेंट करने में, कंपनी ने कोई पेमेंट करनी थी किसी को और वो लोन लिया हुआ पैसे से कंपनी ने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो कहता वो उसके जूते पहन लेगा। किसके जूते पहन लेगा? मतलब उसको जो पेमेंट किए ना उसका अधिकार उसके पास आ जाएगा। अब कहोगे सर वैलिड होगी, नहीं नहीं नहीं, तो उस पैसे का पता लग गया उसका फंड कहां ट्रांसफर हुआ है, लीगल लायबिलिटी को पेमेंट करने हैं, तो वो उस कंपनी का लीगल लायबिलिटी होल्डर बढ़ जाएगा। अगर कंपनी ने वो पैसा किसी और काम में यूज कर लिया फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे उसको पता लगे अपने पैसे को उसको सेव करना चाहिए, अगर क्या है अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो ये एग्जांपल दिया इसने, समझा कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन की है वैलिड नहीं है। लेकिन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन की और वो फंड कंपनी के अंदर पड़ा है और उसे पता लग गया कि ये कंपनी की पावर से बाहर है तो अपना पैसा पड़ा फटाफट वो वापस ले सकता है। अगर कंपनी ने वो लीगल लायबिलिटी पेमेंट करने में यूज कर लिया है, क्या करने में, तो फिर उस केस में उसको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब वो क्या हुआ, कंपनी ने पहले 5 लाख लोन लिया था मेरे और कंपनी ने 5 लाख किसी को देने थे उसमें यूज कर लिया, तो कोई बात नहीं, उसने नहीं लेने, अब मैंने लेने हैं। मेरी बात समझे या नहीं? तो उसको पैसे मिल जाएंगे। ये एग्जांपल में इसने बताया डिटेल्ड में एडवांस लेवल पे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई?
एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ये बता दिया था मैंने। अल्ट्रा वायरस ट्रांजिशन किए तो क्या होगा बेटा, वॉइड होगा, और क्या होगा, रेक्टिफाइड। सर ये इतना है, अगर आपके आता है ये आएगा आपके 3 से 5 मार्क्स में, आप 5-7 लाइनें कोई भी आपको बढ़िया याद हो वो लिख देना। बियॉन्ड द पावर तो याद होगी, 2-3 करवा नहीं सकता, केस नहीं कर सकता, रेटिफाई नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, नीचे एग्जाम्पल लिख दे बता। ये इसलिए करा रहा हूँ इतना कि इतना पढ़ोगे तो कम से कम 5 लाइनें तो हाँ साथ लेके जा पाओगे। अरे बोलो समझ आया कि है? हाँ, वो यही आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन, कई बार आया हुआ है, सीधा बस ये पूछता क्या मीनिंग है। An act which is ultra-vires the company being void cannot be rectified by the shareholder of the company. Sometime act which is ultra-vires can be regularized by rectify the subsequently. For instance, if the act is ultra-vires, the power of director, the shareholder can rectify it. If ultra-vires the article of the company can alter the article if the act within the power of the company, but is done irregularly, shareholder can validate it. रीड करो इसको, जल्दी समझाता हूँ। आपने कोई अल्ट्रावायलेट ट्रांजेक्शन कर दी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, शेयर होल्डर भी मिलकर रेक्टिफाई नहीं करवा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार, हर बार नहीं, कई बार, तो काले का सम टाइम, ठीक है। एक्ट विच इज अल्ट्रावायरस, क्या होते हैं, अल्ट्रावायरस होते हैं, और कैन बी रेगुलाइज बाय द रेक्टिफाई इट सब्सिक्वेंटली, और उसको रेगुलाइज किया जा सकता है क्या करके, बाद में। मतलब एग्जांपल नहीं दिया था कि ये लिखा हुआ था कि एमओए में मान लो ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर लोन लेंगे तो शेयर होल्डर जितना परमिट करेंगे उतना ही लोन लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टर ने लोन ले लिया बिना शेयर होल्डर से परमिशन लिए हुए, गलत हो गया, हो गया। अब बाद में क्या क्या, शेयर होल्डर ने उस प्रपोजल को बाद में भी पास कर दिया, अब वो बाद में रेक्टिफाई होगी, कर नहीं सकते, लेकिन कुछ केसेस में अपने आप हो जाता है। कारण कि एमओए में यह था कि शेयर होल्डर क्या करेंगे, परमिशन देंगे, तो उन्होंने बाद में परमिट कर ही दिया उन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू लॉ बना दिया या नहीं बना दिया, बोलो गलती सुधर गई या नहीं सुधर गई बेटा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, सम टाइम एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलाइज्ड, उसको रेगुलर किया जा सकता है, मतलब सही बनाया जा सकता है। आप है ना थोड़ी सी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करो बेटा, इंग्लिश की वर्ड में यहां कहता है कैन बी रेगुलाइज, मतलब ऑन रूट ला सकता है, मतलब वैलिड करवा सकता है, या रेगुलर का मतलब लगातार, रेगुलर नहीं है, प्राइवेट एडमिशन है प्लीज। ऑन कैन बी रेगुलाइज बाय रेक्टिफाइंग इट्स सब्सिक्वेंटली, मतलब सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, बाद में उसको रेक्टिफाई करवा के क्या कर सकते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, मतलब वैलिड बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंट मतलब एक एग्जाम्पल, इंस्टेंट मतलब एग्जाम्पल, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, एक्ट का मतलब कोई काम, कोई काम क्या है, अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ द डायरेक्टर, और डायरेक्टर की पावर से क्या है, बार है, ठीक है। द शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई इट, लेकिन ये ध्यान रखना, शेयर होल्डर भी रेक्टिफाई कब कर सकते हैं, जब शेयर होल्डर के पास ये पावर होगी, वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है कि नहीं है। रेक्टिफाई इट, इफ इट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ कंपनी होता है, मेमोरेंडम होता है, और एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल अभी पढ़ेंगे, आर्टिकल में क्या होता है, रूटीन काम होते हैं, और मेमोरेंडम में क्या होता है, पूरा पावर होती है, रूटीन डे टू डे की मैनेजमेंट होती है। अब मान लो आर्टिकल को उन्होंने, आर्टिकल में वो पावर नहीं थी, वो आर्टिकल को चेंज करके क्या दे दी, पावर दे दी, तो बात खत्म होगी फिर। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। तो इस तरीके से कुछ काम को वो बाद में क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा वायरस लग रहे थे लेकिन कोई कई बार उसको रेगुलर किया जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इट एक्ट विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। वैलिडेट का मतलब क्या हुआ,
समझा कि मेरी बात, उसको वैलिडेट करवा सकते हैं इरेगुलरिटी को। लेकिन ये याद रखना कि वो भी ये ऐसा होना चाहिए कि शेयर होल्डर कर सकते हैं वो, मतलब सिंपल आपको समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी तो जो कंपनी लोग अगेंस्ट है, कर लो, शेयर होल्डर कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, वो अल्ट्रा वायरस रहेगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जिस केस में भाई शेयर होल्डर क्या उनके पास पावर होती है कि होने के बाद भी उसको रेगुलर कर सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आएगी? चलिए, अब ये इस केस में हुआ था, ये केस दे रखा है, आप पढ़ लेना ये घर पे आराम से, ये लाइन जरूर पढ़नी है आपने। ए अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कहता अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन आपने जो किए हैं जो कंपनी के ऊपर लागू नहीं होते, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय रीजन ऑफ स्टोपल, ठीक है, और एक्विजिशन और लैप्स ऑफ टाइम डिले और रेक्टिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, देखो अल्ट्रा वायरस तो हो गया बियॉन्ड द कंट्रोल, इंट्रा मतलब उसको कंट्रोल लाना, लिमिट में लाना, समझ आ गया? कहता इट कैन नॉट बी इंट्रा वायरस बाय, मतलब आप कोई ऐसा शो करते हो, स्टॉपल करते हो, या कोई रजामंदी आपस में सहमति बनाते हो, या कोई टाइम निकल गया, थोड़े टाइम के बाद कहते हो ये वैलिड हो जाएगा, या आप थोड़ा डिले कर देते हो, रुक के परमिशन ले लेंगे, या आप रेक्टिफाई कर देते हो, तो कहता कि नहीं करवा सकते। ये लाइन जरूर लिखना आप, वो एक एक्सेप्शन है उसका, क्या वाला, ऊपर वाला, कि कई बार सब्सिक्वेंटली क्या कर सकते हैं, रेगुलाइज कर सकते हैं। तो ये लाइन जरूर लिखना आपने, इसलिए मैंने अलग से बोल्ड करके दी हुई है, अलग से निशान लगा दिया। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड एज मतलब समरी नहीं तो आप कुछ और ही निकाल देते, सारांश। समड का मतलब इकट्ठा करना, समझाया? तो ये समरी यहां दी है, बस कहने का मतलब है अब आप ये 5 पढ़ लेना घर पे पेपर के लिए, वो मैंने ऐसे पढ़ाया, या समरी दे रखी है। राजी हो गया मोहित तो, है बेटा? चलिए, अब आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन एक्सेप्ट यहां से आने की उम्मीद नहीं है। सुन लो, डे टू डे की मैनेजमेंट के लिए ये क्या बनाया जाता है, आर्टिकल। और कंपनी की पावर के लिए क्या होता है, देख लो जी आप, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी आर इट्स रूल एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। मतलब कंपनी के आंतरिक जो कार्य काम है, मामले हैं, उनको कैसे रेगुलर किया जाएगा, उनका कैसे बनाया जाएगा, ये सब फ्रेम किस में होते हैं, मेमोरेंडम में होते हैं। जस्ट ए मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, सो आल्सो द आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आया? बोलो बेटा, बस इतना पढ़ लेना। ये किसकी डेफिनेशन होगी आपकी, ये आर्टिकल की होगी बेटा। वो फंडामेंटल होते हैं और ये डे टू डे की मैनेजमेंट अफेयर के बारे में होता है। कोई डाउट है क्या? अब सुनो आगे ध्यान से। सेक्शन 5 ऑफ कंपनी एक्ट सीक टू प्रोवाइड द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द सेक्शन ले द फॉलोइंग लॉ। कहता कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, इसके अंदर एओ में, उसमें तो कंटेंट पूरा था, 6 क्लोज थे, यहां पे ऐसे कोई क्लोज तो है नहीं, तो यहां बताया कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। कंटेन्स रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन जो है कंपनी के वो उसमें लिखे हुए होने चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? बोलो, रेगुलेशन समझ गए, रूल और रेगुलेशन कंटेन का लो इसके अंदर होने चाहिए। फिर क्या, इंक्लूजन ऑफ मैटर। कहता है कंपनी के डे टू डे की मैनेजमेंट के बारे में जो मैटर है ना, वो सारे मैनेजमेंट के मैटर्स में इंक्लूड होने चाहिए। जैसे डीड में नहीं होता क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बता रही है होना चाहिए। अच्छा, कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। समझ गया? कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, ये क्या होता है बेटा, सुनना जरा। मतलब कि आप ऐसे प्रोविजन बना दो कि किसी चीज को हम प्रोटेक्ट कर सके, क्या करवा सके, सुरक्षा प्रदान कर सके।
मतलब वो काम करने के लिए आपको वो प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़े, ताकि कंपनी की एसेट्स वगैरह को पूरी की पूरी क्या रहे, प्रोटेक्शन रहे, और कोई अनबाइज्ड डिसीजन ना ले सके। मतलब किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में सब कुछ ना आ जाए, क्योंकि वो व्यक्ति गलत हो गया तो पूरी कंपनी को नुकसान होगा बेटा, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। डायरेक्टर फेड्यूसरी रिलेशन में होते हैं, फेड्यूसरी इंटरेस्ट होता है, मतलब डायरेक्टर विश्वास की पोजीशन होते हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? मतलब यहां पर जो इंट्रेंचमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि किसी चीज को इतना कठोर बना दो कि उसमें से वो उसमें लूज पोल निकाल के कोई काम ना कर सके, थोड़ा सा उसको समझा क्या, स्ट्रिक्टनेस में ले जाए, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। ऐसे क्लोज डाल दो, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, लोन देने की पावर दे दी, आपने कहा कि लोन देने की पावर है, लोन देने की पावर के अंदर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर से, आपने ये प्रोसीजर बना लिया, तो डायरेक्टर ठीक है लोन लेने की पावर है, लेकिन उसके लिए आपने क्या प्रोविजन डाल दिया उसके अंदर, शेयर होल्डर से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा विद 75% वोटिंग पावर। तो ठीक है पावर है डायरेक्टर को लोन लेने की, लेकिन जब लोन लेगा तो 75% यस भी तो करवाएगा लोगों से, तो शेयर होल्डर को पता तो लग जाएगा भी ये लोन ले रहा है किस काम में ले रहा है। थोड़ा अगर ऐसा सिंपल होता तो लोन ले लेता, और मान लो उसके घर पे पैसे की जरूरत है, वो पर्सनल के लिए, कंपनी के लिए लोन लिया, पैसा पड़ा था, उसका यूज कर लिया, वापस उसमें डाल दिया, ठीक है कहने कमाने वाला है नहीं, बात खत्म। जिस दिन आपके पेरेंट्स घर पे नहीं होते उस दिन आप क्या करते हो, आप देख लो, वही काम है। आप समझ गए होंगे सारे, बोलो बेटा, वो तो इजी हो गया आपके लिए, कुछ भी गलत करना, आप राजा हो आज घर के, अरे बोलो, तो इतना कठोर बना दो। अब ये देखो इस एग्जांपल को समझो आप, अब क्या हुआ, घर पे कोई नहीं है, इसलिए पापा जी अपनी सिस्टर को, आपकी बुआ जी को घर पे छोड़ के गए, तो कठोर बना के कि नहीं बना के रूल, हाँ अब बना के, ठीक है अब बना के, अब बुला तो किसको बुलाएगा, दोस्त को, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बैठ के ड्रिंक करनी थी ना आपने, पार्टी करनी थी, पार्टी कैंसिल होगी, अब बुआ जी आ गए, चलिएगा प्लीज, मेरी बात समझ आएगी नहीं, मैं इसका मतलब बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाए, क्लियर है। तो कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट मतलब क्या, कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, बात समझ आ गई बेटा। तो मतलब ऐसे ऐसे क्लोज डालो, ऐसे ऐसे पॉइंट डालो, ताकि थोड़ा उसको हम प्रोटेक्ट कर सके कंपनी के। ये आप इंग्लिश पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनोगे तो समझ में आएगा। आप पढ़ता, अगर मैं सीधा पढ़ता तो आपको बिल्कुल समझ आता। आप सुनना, द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, आप तो इसका मीनिंग देखते गूगल पे और कुछ भी समझ नहीं आना था, सर्च कर लो गूगल पे, मीनिंग पता लग जाएगा आपको। द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, मतलब इसका तो यहाँ लिखा टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, तो उसके रूल बनाओगे तभी तो प्रोटेक्ट होगा। To the effect that the specified provision of the article may be altered only if condition or procedure as that are more restrictive, उन पे प्रतिबंध लगा, restrictions लगाई हुई है, that those applicable in the case of special resolution are met or complied with, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी लेकिन उनको कंपाइल किया जा सकता है कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, क्लियर हो गया। मतलब आप ऐसे ऐसे इंट्रेंचमेंट लेके आओगे, प्रोविजन लेके आओगे आर्टिकल के अंदर कि आप जिससे अपने किस चीज को क्या दे सको, प्रोटेक्शन दे सको, सुरक्षा प्रदान कर सको, कंपनी के मैनेजमेंट को सुरक्षित रख सको। बात समझ आ गई नहीं आ गई, चलिए। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ये समझ आ गया क्या होते हैं। अब कहता है इनको इंक्लूड कैसे करोगे आर्टिकल के अंदर, the provision of entrenchment shall only be made either on formation of a company, मतलब आपने जब कंपनी बनाई उसी टाइम आप इसको उसमें डाल दो, ठीक है, और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड, और अगर पहले से बनी हुई है और एग्रीमेंट बना हुआ है तो उस एग्रीमेंट में चेंज करके डाल दो। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, बोलो बेटा। आर्टिकल एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी in the case of private company and the special resolution in the case of public company, अगर प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल रेजोल्यूशन पास करके आप उसके आर्टिकल में चेंज करके वो प्रोसीजर डाल दो, और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो प्रोसीजर उसके अंदर डाल दो, उसको हार्ड कर दो।
ताकि कोई इसका लूप होल मत छोड़ो उसके अंदर कोई भी। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? सिंपल इंग्लिश पढ़ने से कभी समझ नहीं आता ये पॉइंट। ठीक है। कंटेन द रेगुलेशन इंक्लूजन द मैटर, कहता कंटेन प्रोविजन, इंट्रेंचमेंट के प्रोविजन जरूर लेके आओ, मतलब उसको थोड़ा सा सख्त बनाओ। ठीक है। कैसे इंक्लूड करेंगे बता दिया। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट ऑफ प्रोविजन, अगर आप इंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल रहे हो तो इस की रजिस्ट्रार को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि हम इसमें चेंज कर रहे हैं भाई साहब, और चेंज किया हुआ आर्टिकल उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? चलिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा। फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, सुना बेटा। द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल एफ जी एच आई जे शेड्यूल फर्स्ट, वही बात ए बी सी डी ई, ऐसे ही ये इसमें बनता है, इनका कोई यूज नहीं है। मतलब आपको जो कंपनी एक्ट में फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। बोलो आएगा नहीं? अब ये सोचो घर पे पढ़ते बेटा, मैं ये नहीं आपके तो सर ये तो इजी हम पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आना था, इसलिए देखो एक एक चीज पढ़ाई, आप पेज का देख लो कैसे सिस्टम है। ये क्या है, आर्टिकल है बेटा, समझ आएगी? अब देखो मोड ऑफ आर्टिकल, मॉडल ऑफ आर्टिकल, ए कंपनी में अडोप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। मॉडल आर्टिकल का मतलब मॉडल टेस्ट पेपर नहीं होते थे, मतलब उस तरीके के कोई आपको मॉडल टेस्ट पेपर क्या होते हैं भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना बेटा। तो मॉडल मतलब उस तरीके के आर्टिकल बनाए हुए किस इस तरीके के आपको क्या करना चाहिए, क्लोज आपने आर्टिकल में डालना चाहिए। तो मॉडल आर्टिकल समझ रहे हो, जिस तरीके के हमारे को एग्जांपल दे इस तरीके के रूल बनाने चाहिए, इस तरीके के मैनेजमेंट में डालने चाहिए, तो उस तरीके के आप मॉडल आर्टिकल अपने उसके अंदर डाल सकते हो। बोलो बात समझ आएंगे? सक्षम समझ आई ये बात क्या? तुम यार एनी कंपनी में अडोप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल, मतलब मॉडल आर्टिकल में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो सैंपल दिया हुआ है कि इस तरीके के रूल रेगुलेशन किस में होने चाहिए बेटा, आर्टिकल में होने चाहिए, उस तरीके के आप इंक्लूड कर सकते हो। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कंपल्सरी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बेटा इस एक्ट के बाद आपको आर्टिकल जो है वो कंपलसरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, आरओसी को भेजना पड़ेगा। आगे बात समझे? तो ये लिखा हुआ है। और आप कोई भी आर्टिकल में चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, अल्ट्रेशन करते हो, तो वो चेंज किया हुआ भी आर्टिकल जो है वो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या? अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और ये जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द की डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल। ऑब्जेक्ट उसका यही है और इसका ऑब्जेक्ट डे टू डे में है, उसमें फंडामेंटल मिलते हैं, उसमें डे टू डे का। फिर रिलेशनशिप बता रखी है, फिर अल्ट्रेशन बताया और अल्ट्रा वायरस, मतलब जो आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस है वो मेमोरेंडम में है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें चले गए तो फिर नहीं हो सकता। मतलब कोई चीज है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं है बट इन द पावर ऑफ मेमोरेंडम है, तो ठीक है, उसको आर्टिकल को चेंज करके क्या कर लोगे आप, क्या करोगे, कर लोगे। लेकिन मान लीजिए लॉ के अगेंस्ट ही होगी या एमओए के अगेंस्ट होगी तो फिर नहीं कर सकते। मतलब आर्टिकल को चेंज करना बड़ा इजी है, आर्टिकल रूटीन में चेंज हो जाता है, बट मेमोरेंडम डे टू डे में चेंज नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। मेमोरेंडम रूटीन में चेंज नहीं होता, जब मन में क्या 2 महीने बाद चेंज कर लिया, नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल फिर भी हो जाता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये उसका क्या दिया हुआ बेटा, डिफरेंस दिया हुआ है। ये डिफरेंस आप खुद अभी रीड करो सारे, 4 के 4 डिफरेंस। क्या हुआ सर, इतना कभी नहीं पढ़े?
कोई जल्दी नहीं किया, आराम से पढ़ाया अपनों ने, कोई दिक्कत तो क्लास लगाने, बिल्कुल सिंपल है, इतना इसमें भर भर के दिया है आपको पढ़ने की, जो बता रहा हूँ वही समझना है सिर्फ ओनली। तो कैसे आगे समझ, आगे बेटा सवाल ही बता, पहला पॉइंट क्या है, सर ऑब्जेक्टिव में जो मेमोरेंडम होता है सारे सुनो ध्यान से। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें उनकी लिमिट्स बताई होती है कि तो मतलब उनकी अथॉरिटी पावर कितनी है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए बिल्कुल होते सही, हैं। ये बताया था मैंने। दूसरा, रिलेशनशिप जो मेमोरेंडम होता है वो हमें मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन बताता है, मतलब एक है उसकी क्या क्या लिमिट है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड, वो इंटरनल के लिए बताएगा, इंटरनल रूल्स एंड डे टू डे की मैनेजमेंट में, ठीक है। थर्ड, एसोसिएशन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें चेंजेस करने मुश्किल होते हैं थोड़े, ये बताया था मैंने, एक्ट में डेली नहीं होता, और वो इजीली हो इजी हो जाता है। जाता। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रावाइज जो मेमोरेंडम के मतलब उसके बियॉन्ड कोई वो करते हैं तो वो वॉइड माना जाता वॉइड है, माना जाता है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन आर्टिकल के बियॉन्ड है उसमें रेक्टिफाई आप कर सकते हो, ये बताया था मैंने। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अब कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सुनना बेटा, इंडोर मैनेजमेंट से पहले कहता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। क्या बेटा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये भी आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, सिंपल सीधा क्वेश्चन आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सुनो ध्यान से, Section 399 of the Company Act 2013 provide that any person can inspect। अब इसने कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं बताया, बीच में सेक्शन 399 बताने लग गया। सेक्शन 399 हमें ये पावर देता है, ये अधिकार देता है कंपनी एक्ट का कि आप किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक मीन से जो डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, उसके फाइनल अकाउंट, सब कुछ, नॉमिनल फीस पे करके आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये बात मैंने स्टार्टिंग करते टाइम ही बोल दी थी, वो यहां लिखी है। प्रोवाइडेड एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट, मतलब देख सकता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार और मेक ए रिकॉर्ड ऑफ सेम और गेट ए कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप ऑन इलेक्ट्रॉनिक, आप कंपनी की साइट पे जाओ, आरओसी की साइट पे, वहां पर जाओ, वहां अप्लाई कर लो इलेक्ट्रॉनिकली। आपको किसी कंपनी का सर्टिफिकेट देखना है और देखना है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके लिए अप्लाई करो, नॉमिनल फीस पे करो, आपको भेज देंगे मेल आईडी पे आपके, इलेक्ट्रॉनिकली। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सारा अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार दिया गया कंपनी में सेक्शन 399 के अंदर। कोई डाउट है? ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होता, ये इससे समझने के लिए पहले इसने ये बताया कि ये हमें राइट मिला हुआ है, ठीक है। द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ये ऊपर वाले पैरे में भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं बताया इसने, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताया इसने नीचे, लेकिन ये समझने के लिए ऊपर समझना ज़्यादा जरूरी है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही है, जब आर्टिकल और मेमोरेंडम जब रजिस्ट्रार के पास चला जाता है तो क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी जाके वहां देख सकता है। बोलो बात, पब्लिकली हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही है। एंड दे आर अवेलेबल टू इंस्पेक्शन ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 कंफर्म द राइट टू इंस्पेक्शन टू ऑल। वही बात, ये डाई लाइन है, वही लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इट्स देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, कहता है ये एक प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है। ये ड्यूटी मैं बार बार बता रहा था, यहाँ लिखी हुई है कि भाई साहब कंपनी के साथ अगर कोई कॉन्टैक्ट करे तो पहले कंपनी के बारे में ज्ञान ग्रहण कर ले, उसके बाद करना। याद आया कि नहीं है? ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद ए कंपनी टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर, कंपनी के डॉक्यूमेंट को क्या कर ले? इंस्पेक्ट कर ले, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंफर्मिटी विद देयर प्रोविजन, बट वेदर ए पर्सन रीड them or not, it will be presumed that know the content of the document।
उसको ये रूल है कि उसको कंफर्म कर ले कि कंपनी को ये पावर है या नहीं है, उसको रीड आउट कर ले। अगर वो रीड आउट नहीं करता तो भी यही माना जाएगा कि उसको इस बारे में पता है। बात समझ आ गई? दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन implied notice called constructive notice। इस तरीके की जो प्रिजम्पशन है उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। मतलब क्या कि इस व्यक्ति ने कंपनी के साथ कांटेक्ट करने से पहले इस बात की जानकारी, बोलो बात समझ आएगी? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्ट, अब यहां पर इसने समरी करके दिया हुआ है, पढ़ो बेटा। क्लियर है? बात समझ आ गया कि आपको कंपनी के साथ कोई कांटेक्ट करते समय आपने उसका मेमोरेंडम आर्टिकल इंस्पेक्ट कर लिया है, रीड कर लिया है, नॉलेज ले ली है, करना चाहिए। अगर आपने नहीं रीड भी किया है तो ये माना जाएगा कि आपने वो रीड कर लिया था। इसे ही क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। क्लियर है? By constructive notice meant whether a person read the document or not, he presumed to have knowledge of the content of the document। मतलब उसने पढ़े या नहीं पढ़े, यह माना जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में उसे, जो लिखा हुआ है उसके बारे में उसे पता है। He is not only presumed to have read the document but also understood them in their true perspective and, मतलब रीड किया ये माना, और वो माना जाएगा ये सारा का सारा क्या है? ट्रू है। एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट आल्सो ऑफ ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट सच ए स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। मतलब और भी कोई डॉक्यूमेंट है स्पेशल वगैरह तो वो भी रीड कर लेने चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? अब आ जाओ बेटा, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब आपको है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ये अब है इंडोर मैनेजमेंट। अब आएगा वो एग्जांपल मेरा, क्या? चलो पहले रीड ही कर लेते हैं फिर पढ़ाऊंगा। पहले इसको रीड करो, सवालिया आप रीड करो बेटा। The doctrine of indoor management is the exception to the doctrine of constructive notice. अंडरलाइन करो पहले। पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब उसका क्या है? अपवाद है ये। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हाँ जी। The aforesaid doctrine of constructive notice The aforesaid doctrine of constructive notice, does in no the aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. अंडरलाइन करो। For instance, if an act is authorized by मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन वाला जो है ठीक है, पर इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उसकी डे टू डे की मैनेजमेंट भी पता है। आपका यही काम है, लोगों के घर में क्या हो रहा है, क्या सब्जी बनी है। अरे बोलो, मजाक कर रहा हूं। तो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है कि उसकी पावर पता है, हमने रीड कर लिया है, बट रूटीन वर्क की मैनेजमेंट क्या है ये नहीं, इतना इतना गहराई में नहीं जाना। अरे बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? मतलब रूटीन में क्या चल रहा है ये नहीं, तो मतलब ये है कि एग्जाम इन केसेस के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वही एग्जांपल, आपको लोन लेने की पावर थी, अब कितना लोन लेने की पावर थी अब ये नहीं पता था। अब कहता जी इसने तो लिमिट 50,000 की लोन लेने की पावर थी, इसने तो 1 लाख लिया, इसलिए ये क्या गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। कहता भाई साहब मैंने ये पढ़ा था लोन ले सकता है। अब कितना ले सकता है आपने? कहता हमने रेजोल्यूशन पास किया था मीटिंग में अभी कल, और उसमें हमने कहा था कि 50,000 ले सकता है। कहता अब तू रूटीन में क्या प्रोसेस अपना रहा है वो थोड़ा देखने आऊंगा मैं, फिर यही काम रह गया मेरे को। बस मैंने देखा कि ये पावर है, ये कर सकता है, मैंने रीड किया मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह सब और उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब आपने नॉर्मली क्या किया, रेजोल्यूशन पास करके कोई लिमिट कम ज्यादा कर दी, उस वो थोड़ा ना मैं डे टू डे मैं देख पाऊंगा। तो ये क्या हो गया? इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन किसका है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। बोलो बात समझ आ गई? पढ़ना बेटा। For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum and मतलब outsider कोई काम जो आपको ऑथराइज किया गया है आर्टिकल या मेमोरेंडम के द्वारा, एंड आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट ऑल द डिटेल फॉर्मेलिटी फॉर डूइंग दैट एक्ट हैज बीन ऑब्जर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क केस।
ठीक है। ये केस आया हुआ है बेटा, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस त्रिकुंड। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज त्रिकुंड रूल। ये इस रूल में आया हुआ है। अब ये रूल इसी में लिखा हुआ है बेटा, इसके इसके इसको पढ़ लेना। ब्रिटिश बैंक और त्रिकुंड का केस है। इसमें वही था कि ब्रिटिश बैंक से आपने क्या लिया बेटा, लोन लिया, और बाद में कंपनी कहती है इसके हमने रेजोल्यूशन में कहा था इतने से ज्यादा लोन नहीं ले सकता, तो बैंक की ये जिम्मेवारी नहीं है कि कितने अमाउंट का ले सकता है। मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने मेमोरेंडम पढ़ा, उसमें ये पावर थी कि ये लोन ले सकता है, मैंने लोन दे दिया। कहता हमने एक मीटिंग में ये पास हुआ था कि 50,000 ही लोन लेगा, और इसने ले लिया 5 लाख का लोन। तो हम ये मानते हैं कि इसको पता था कि भाई साहब पता था लोन का, ये नहीं पता था कि अमाउंट इतनी डिसाइड की है। मतलब रूटीन वर्क के लिए नहीं जा सकता वो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, वो बिल्कुल वैलिड है उसका लोन, वो पैसे ले सकता है। समझ आ गया? अब ये केस रीड कर लो और खत्म है फिर। अब इसने ऐसे ही 2-3 केस और दिए हुए, आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो। ये केस पढ़ लो, एक पढ़ो बेटा, Facts of the ढंग से Royal पढ़ना भूमिका बेटा। चलिए Facts of the Royal British Bank versus सुनना ध्यान से प्लीज। Turkund. Mr. Turkund was the official manager liquidator of the insolvent Camerons, Colebrook Steel, Coal and ये जो व्यक्ति था मिस्टर टी, ये ऑफिशियल मैनेजर था बेटा। मतलब क्या था ये? लिक्विडेटर था। किसका? जो भी सीसीएस का। किसका बेटा? सीसीएस का। अब ये फॉरेन के नेम है बेटा, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है ना? जो भी कैमरन, कोलब्रुक स्टीम जो भी है, तो शॉर्ट में इसको बोलो सीसीएस। सीसी। चलो तो आगे मत पढ़ो ना, आपने इतने बना लेते हैं। चलो बेटा, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि एक कंपनी बनी थी बेटा कब? 1844 में। ठीक है। द कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड ऑफ ₹2000 पौंड टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या दिया था? आगे रीड करो बेटा। नहीं नहीं, which secured the company's drawing. यस। The company had given a bond for £2,000 to the Royal British Bank, which secured the company's drawings on its current account. The bond was under the company's seal, signed by 2 directors and a secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. अंडरलाइन करो। रेजोल्यूशन में कहता है कितना ऑथराइज किया है? दोबारा पढ़िए लाइन। When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. A resolution had been passed but not specifying how much the director could borrow. बोलो समझ आया कि नहीं? रेजोल्यूशन पास्ड, बट कितनी अमाउंट ले सकता है वो इसमें मेंशन नहीं है। अगर भाई इतना नहीं है, इतना अंदर तक नहीं जा सकता पढ़ने के लिए मैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो वहां पर ये रूल आया कि इंडोर मैनेजमेंट नहीं है, इंडोर मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो। समझ आ गया? ये ठीक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये क्या है? एक्सेप्शंस है। भाई मैंने सब कुछ रीड किया था। अब ये थोड़ा ना है कि बिल्कुल इंडोर का अंदर तक की मैनेजमेंट में मेरे की नॉलेज थोड़ा हो जाएगी। कोई कंपनी मेरे घर की थोड़ा ना जो अंदर तक की हर बात मेरे को पता है। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? आगे बढ़ो बेटा। Held, it was decided that the हेल्ड, ये देखो लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डायरेक्टर्स ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द कंपनी रेजोल्यूशन। मतलब उनको उतना ही लोन लेने का अधिकार है जितना उनको रेजोल्यूशन में पास हुआ है। ए रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट ओनली स्पेसिफाइंग हाउ मच डायरेक्टर कुड बी बोरो। मतलब उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की उसके अंदर।
कितनी ले सकता है। अब कोर्ट का डिसीजन आया, रीड कर बेटा। हेल्ड इट वाज डिसाइडेड, And it was decided that the bond was valid. बॉन्ड वाज वैलिड। क्या माना गया बेटा, बॉन्ड को वैलिड किया गया, मतलब बॉन्ड इशू डिवेंचर देखिए इशू करके क्या लिया था, लोन लिया था, कहता वो वैलिड है। कल को ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये वैलिड नहीं है, बैंक को देखना चाहिए था, ये पावर में नहीं था, मैंने देखा था, ले सकती है, लिमिट अमाउंट नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये रूल है कि इसे पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है पता था, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट का भी डॉक्ट्रिन है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या है, इंडोर मैनेजमेंट का भी डॉक्ट्रिन है। हाँ बेटा, So the Royal British Bank could enforce the terms. इसलिए वो अपने लोन को क्या करवा सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है, टर्म्स मतलब वो पैसा ले सकता है। आगे बात समझे। हाँ जी, He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. Articles of association were registered with Companies House, so there was constructive notice. But So- the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed. ठीक है, वो सब नोटिस है, वो सारे वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, वो रीड कर लिया। अब आपने अपनी मीटिंग में क्या पास किया, वो उसकी सूचना मेरे को कहां से मिलेगी भी बताओ, मेरी बात समझे। हाँ बेटा, Because these were not नोट रजिस्टेबल, मतलब जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जाता ही नहीं है वो पब्लिक नोटिस होगा ही नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। आगे बेटा, The bond was valid because there was मतलब no वो ऐसे requirement. कर नहीं सकता, ये पैसे देने पड़ेंगे, उसका लोन वैलिड है, उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल लागू नहीं होगा, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू होगा। बोलो बात समझ आएगी। आगे बेटा, Requirement to look into company's internal workings. भाई वो इंटरनल वर्किंग में डे टू डे मैनेजमेंट में थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है। यस, This is the indoor management rule that the company's indoor affairs are the company's problem. ये कंपनी की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझे। ऐसे ही एग्जाम्पल और दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये तीन जरूर पढ़ना अच्छे से, आपको 3 4 5 लाइनों में डिफाइन करना होगा, आ सकता है। और क्या पढ़ना होगा, कंपनी कितने टाइप की होती है, आपको डेफिनेशन में पता लग गया, ठीक है। ये फीचर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये हमारा कंपनी पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। अब इस चैप्टर के आगे क्या दी हुई है, समरी दी हुई है। क्या दी हुई है, समरी, मतलब शॉर्ट में बना के दिया समरी। तो ये 2 पेज की समरी है, आप पढ़ सकते हो, आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो मैं करवाता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर ए प्राइवेट कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड अंडर द कंपनी एक्ट, बोलो कितनी है, 200। ये क्वेश्चन आए हुए ट्रू फॉल्स में, ऑब्जेक्टिव बने हुए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ द रेगुलेट्स ऑफ द मैनेजमेंट इंटरनल अफेयर ऑफ कंपनी आर, क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंसिडर हाउ मच द टोटल शेयर कैपिटल 20% थी, बोलो बेटा, इन्वेस्टर और एसोसिएट वाला। आंसर मत देखो प्लीज, आगे देखो 4, स्क्रीन पर देखो, सभी स्क्रीन पर ही देखो। A private company which is subsidiary of a public company is treated as a public company। बार बार फोकस कर रहा था, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हाँ, which one of the following is not a content of the memorandum of name क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये नहीं होता। अब ये ट्रू फॉल्स ऐसे बनेगा कि मेमोरेंडम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लोज होता है। अब जिसका पढ़ा ही नहीं हुआ क्लोज क्या होता है वो क्या करेगा, अगर रीड क्या होता है तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 2 नंबर है ट्रू फॉल्स में। अब कोई फॉल्स, आपको ये क्लोज नहीं होता है, ये क्लोज होता है, समझ आई मेरी बात। एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ए कंपनी व्हेन इट बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी डायरेक्टर और ऑफ डायरेक्टर बट नॉट ऑफ द कंपनी कंफर्म द कंपनी बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुनो कौन सा आएगा, डी। और बोलो, कंपनी आएगा। आप ढंग से पढ़ो बेटा इसको आराम से। कहता है एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस, एक कंपनी, कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस, डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस नहीं कह रहा, कंपनी के लिए कौन सा अल्ट्रा, जो कंपनी अपनी पावर से बाहर करेगी। डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस क्या है, डायरेक्टर अपनी पावर से बाहर करेगा। आगे समझ में, कंपनी के लिए पूछा बेटा। ये देखो इतना फेमस था इसलिए केस पढ़ाया मैंने आपको। ट्रिपल रूल इज रिलेटेड टू, ट्रेन छोड़ने का फायदा हुआ ना, नहीं तो ये छूट जाता तेरा इंडोर मैनेजमेंट।
Next, the minimum number of members in a private company and public company are minimum 2 and 7. 2 and 7. 3 and 7, 2 and 9. 2 and 7. 2 and 7. Keep silent. Only a natural person who is Indian citizen. ओपीसी पूछा है इसने, क्या पूछा है? 120 दिन, बिल्कुल सही है। क्लियर है? Yes, sir. पहले पूरा पेपर ही लोग ऐसे आता था। XYZ Limited is having 50% शेयर कैपिटल। ध्यान से पढ़ना प्लीज आंसर नहीं, यहाँ देखो 50% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एक्स लिमिटेड, मतलब इस कंपनी के 15% शेयर कैपिटल किसके पास है? एक्स के पास। एंड 50% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट। ओहो 50 60 गवर्नमेंट कंपनी बन गई। कहां से कहां ले जा रहा है ये अपने? द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज प्रोटेक्शन इज द अवेलेबल टू, किसको मिलती है प्रोटेक्शन? बोलो, शेयर होल्डर को ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना, उसी को तो प्रोटेक्शन है। द डॉक्ट्रिन विच एडवोकेट्स द फैक्ट दैट कंपनी कांट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस। अब देख लो ये डिस्क्रिप्टिव में देखो, कहता गारंटीड कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 की कंपनी होगी। अल्ट्रा वायरस को डिफाइन करो, कहता है इंडोर मैनेजमेंट को डिफाइन करो, वही क्वेश्चन है सारे। Yes, sir. ये केस बना के दे रखा है, सिंपल है ये भी, ये इनके आंसर भी दे रखे हैं। आप प्लीज प्लीज ये क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए 12, ये 5 क्वेश्चन जरूर घर पे करना आप, और पीछे इनके क्या दे रखे हैं? आंसर दे रखे हैं। ठीक है बेटा? ठीक है क्या? तो बेटा Yes, sir. वादे के मुताबिक आपने बहुत ज्यादा सहयोग दिया मेरे को, यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अपना कंपनी एक्ट पूरा हो चुका है। यस सर। जय बोलेगी, जय श्री Yes, राम। sir.